यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनाती है तू तेरा आशिया, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बार बार आना और जाना पड़ता है। महज ख्वाब देखने से कामयाबी नहीं मिलती, इन्हें साकार करने के लिए हद से गुजर जाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खरीम क्लासेस। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। जी हाँ दोस्तों इस साल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 20 वर्ड्स में देना होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने 36 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। और दोस्तों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इन 36 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इजीली आप 4 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। डोंट वरी व्हाई यू फियर व्हेन आई एम हियर, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड माय डियर। ओके, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये है, जस्ट अ मिनट। What was the cause of Tricky suffering according to Mr. Harriet? यानी मिस्टर हैरियट के अनुसार ट्रिकी की पीड़ा का क्या कारण था? तो आंसर सिंपली आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैरियट ट्रिकीज ग्रीड फॉर फूड वाज द कॉज ऑफ हिज सफरिंग। यानी एक्चुअली उसका जो कारण क्या था, ट्रिकी का भोजन के प्रति, खाने के प्रति जो लालच है ना, वही उसकी पीड़ा का कारण था। ही वॉज ऑल्सो ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स और साथ साथ वो क्रीम केक्स भी खा रहा था, चॉकलेट्स भी खा रहा था। तो ये तमाम कारण थे उसकी पीड़ा के। ठीक है, उसकी तबीयत खराब होने की यही कारण थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? यानी मिसेस पम्फ्री जो ट्रिकी की मालकिन थी, वो उसके बारे में चिंतित क्यों थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिसेस पम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। यानी मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बारे में चिंतित इसलिए थी क्योंकि वो अस्वस्थ था। ही सीम्स टायर्ड इनएक्टिव, और वो काफ़ी थका हुआ नजर आ रहा था, काफ़ी सुस्त नजर आ रहा था। इट सीम्स ही हैज़ नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था उसमें किसी भी तरह की ऊर्जा शेष नहीं रही हो, बची नहीं हो। सी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज मेल न्यूट्रिशन। उसे ऐसा महसूस हो रहा था शायद वो कुपोषण का शिकार हो गया हो। तो ये बात सोचकर ट्रिकी के बारे में वो काफ़ी चिंतित थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? यानी मिसेस पम्फ्री ऐसा क्यों सोचती है कि उसके कुत्ते की जो रिकवरी हुई है वो एक तरह से सर्जरी की विजय है, चिकित्सा की विजय है, ऐसा वो क्यों सोचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिसेस पम्फ्री थिंक्स दैट ट्रिकी's recovery is a triumph of surgery because Tricky is hospitalized at the surgery of the veterinary surgeon Mr. Harriet। अब वैसा इसलिए सोचती है क्योंकि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया गया था मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए। ठीक है ना, तो विद इन 2 वीक्स, तो 2 सप्ताह में ही ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। और 2 सप्ताह में ट्रिकी जो एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, एकदम मुलायम और एकदम हार्ड मसल्ड एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। वो पहले जो काफ़ी सुस्त नजर आ रहा था, वो काफ़ी चुस्त और दुरुस्त नजर आ जाता है, चुस्त और दुरुस्त वो दिखने लगता है। तो ये देखकर वो जो है मिसेस पम्फ्री ये बात कहती है कि ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, चिकित्सा की विजय है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग? अब मिस्टर हैरियट ने डॉग का किस तरीके से इलाज किया, यानी ट्रिकी का इलाज कैसे किया? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन। यानी उसने ट्रिकी का इलाज अपने ऑब्जर्वेशन में, ट्रिकी को अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। ही डजंट गिव हिम मच फूड, उसने उसे ज़्यादा खाना खाने को नहीं दिया। एंड गिव्स हिम अ लॉट ऑफ वाटर फॉर 2 days, और 2 दिन उसे खूब पानी पीने को दिया। लेटर ही कीप्स हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और बाद में उसने उसकी डाइट जो थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी और उससे काफ़ी सारी एक्सरसाइज करवाई। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ट्रिकी का इलाज किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा, जस्ट अ मिनट। What does हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? यानी हरी सिंह जो थी स्टोरी वाले चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन। हरी सिंह जो है अनिल के काम के बदले में, अनिल का जो काम करता था तो उसके बदले में उसे क्या मिलता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरी सिंह गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। यानी हरी सिंह को रहने को जगह मिल गई और खाने को खाना मिल गया, भोजन मिल गया। ठीक है, अनिल आल्सो टीचेस हिम हाउ टू राइट हिज नेम, और अनिल उसे ये भी पढ़ाता था कि किस तरीके से नाम लिखा जाता है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना वो उसे सिखाता था। इन द एंड ऑफ द चैप्टर एज वी हैव बीन टोल्ड दैट अनिल गेव हिम 50 रुपीज़, और जैसा कि चैप्टर के लास्ट में हमें बताया गया है, अनिल उसे 50 रुपये भी देता है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड हरी सिंह स्टील द मनी? हरी सिंह ने पैसा कैसे चुराया? तो इसका आंसर हो जाएगा, वन नाइट अनिल ब्रोट अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन क्या होता है, एक रात क्या होता है, अनिल जो है एक नोटों का बंडल लेकर आता है। ही पुट इट अंडर द मैट्रेस, और वो उस बंडल को अपने गद्दे के नीचे रखता है। हरी सिंह सो दिस, हरी ये देख लेता है। व्हेन अनिल फेल asleep, और जब अनिल सो जाता है, हरी क्रैप टू हिज बेड, हरी रेंगता हुआ उसके बिस्तर के पास जाता है। ही क्वाइटली ड्रू आउट द बंडल एंड रेन अवे, और चुपचाप उस बंडल को बाहर निकालता है और वहां से भाग जाता है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा, वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल? यानी अनिल को लूटना इतना कठिन क्यों था? तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू हरी सिंह हम इस तरीके से लिखेंगे, अनिल हैड पुट ऑल हिज कॉन्फिडेंस इन हरी सिंह। यानी अनिल जो था उसका हरी सिंह में पूरा विश्वास था। इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण था कि उससे वो इसे आसानी से लूट नहीं सकता था। यानी इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू रोब हिम, यानी ये मुश्किल था उसे लूटना, कहने का मतलब। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं, भाई इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू रॉब हिम, यानी अनिल जो है वो हरी सिंह पर काफ़ी विश्वास करता था, तो उसे लूटना इतना आसान, तो आसानी से वो लूट सकता था। अगर हरी सिंह उसे चाहता तो आसानी से उसे लूट सकता था। लेकिन होता क्या है, हरी सिंह कुड इजीली रॉब हिम एट एनी टाइम एंड वॉक अवे सेफली। हरी सिंह आसानी से उसे लूट सकता था और आसानी से वहां से भाग सकता था। बट लेकिन एक्चुअली होता क्या है, सच एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग वुड लूज ऑल इट्स थ्रिल फॉर हिम। लेकिन हरी सिंह का मानना था कि अगर मैं इस तरीके से इसे लूटूंगा तो जो चोरी का जो रोमांच है वो रोमांच खत्म हो जाएगा। सो हरी सिंह फाउंड इट डिफिकल्ट टू रोब अनिल, इसलिए हरी सिंह को थोड़ा सा वो मुश्किल लगता था। यानी ये मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, फिर मैं इसे लूटूंगा तो मज़ा नहीं आएगा लूटने में। इस कारण से दिक्कत होती थी उसे, जो वो उसे लूटने का जब वो विचार करता था तो उसे काफ़ी परेशानी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वॉट स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस हैड बीन मेड बाय हरी सिंह? यानी हरी सिंह ने अपने जीवन में काफी चोरियां की थी, तो लोगों के चेहरे उसने पढ़े थे, तो क्या अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरी सिंह सेड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल शो डिफरेंट रिएक्शन व्हेन दे आर रोब्ड। हरी सिंह ने कहा कि अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो जब उन्हें लूटा जाता था तो उनकी रिएक्शन जो होती थी वो भी अलग अलग तरह की होती थी। मिसाल के तौर पर, ग्रीडी वन शो फियर, अगर किसी लालची व्यक्ति को लूटा जाता था तो वो काफी डर जाता था। द रिच पीपल शो एंगर, किसी धनी व्यक्ति को लूटा जाता था तो वो काफी क्रोधित हो जाता था। एंड द पुअर वंस एक्सेप्ट देयर लॉस कामली, और किसी गरीब आदमी को लूटा जाता था तो वो बेचारा उसे भाग्य में लिखा मानकर स्वीकार कर लेता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ओजेबल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरीके से भिन्न था? तो ओजेबल जो था वो काफी मोटा ताजा था, तो आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, ओजेबल डजंट लुक एक्टिव एंड एजाइल एज ए सीक्रेट एजेंट शुड बी। यानी ओजेबल जो था वो ना तो इतना एक्टिव नजर आता था, काफी मोटा था, ना इतना चुस्त दुरुस्त नजर आता था जितना कि एक सीक्रेट एजेंट को होना चाहिए। ही इज वेरी फैट एंड हिज एक्सेंट इज पेकुलियर, वो काफी मोटा था और उसका जो लहजा था वो भी बड़ा अजीब था, पेकुलियर था यानी अजीब था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, विद व्हाट पर्पस डिड मैक्स एंटर ओजेबल्स रूम? यानी किस पर्पस से, किस उद्देश्य से मैक्स जो है वो ओजेबल के रूम में प्रवेश करता है? तो सिंपली आप इसका आंसर लिखेंगे, मैक्स वांटेड टू टेक द रिपोर्ट ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम ओजेबल। मैक्स जो है वो ओजेबल से मिसाइल की रिपोर्ट प्राप्त करना चाहता था। ही एंटर्ड द रूम ऑफ ओजेबल विद दैट पर्पस, और इसी उद्देश्य के लिए वो उसके रूम में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, जस्ट ए मिनट, What did Ozibel tell Max when he heard the knock at the door? यानी जब दरवाजे पर नॉक की आवाज होती है, दरवाजे पर नॉक होती है, तो ओजेबल जो है मैक्स को क्या बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, when he heard the knock at the door, जब उसने दरवाजे पर नॉक सुनी, ओजेबल टोल्ड मैक्स, ओजेबल ने मैक्स को बताया, दैट द पुलिस हैड अराइव्ड, कि पुलिस आ गई है, टू गिव हिम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को, यानी जो उस रिपोर्ट उसके पास है, उस रिपोर्ट का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस जो है आ गई है। ये बात उस मैक्स को बताता है और ये बात मैक्स सुनकर वहां से भागता है, बालकनी के जरिए जैसे वो खिड़की से कूदता है। हालांकि वो सोचता है बाहर बालकनी है, लेकिन बालकनी वहां होती नहीं है और सीधा वो ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर यही करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड फाउलर वांट टू मीट ओजेबल? यानी फाउलर जो है ओजेबल से क्यों मिलना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, फाउलर वांटेड टू मीट ओजेबल एज ही वांटेड टू राइट अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। यानी फाउलर जो है ओजेबल से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो एजेंट्स की जीवन के बारे में लिखना चाहता था। ही वॉज ए रोमांटिक राइटर, और क्योंकि वो एक रोमांटिक राइटर था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर सिंपली कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय होरास डाम्बी? होरास डाम्बी ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? ये वो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, होरास डाम्बी रिमूव्ड हिज ग्लोव्स टू लाइट द सिगरेट टू द लेडी। यानी होरास डाम्बी ने क्या किया था, अपने दस्ताने उतार दिए थे उस जो लेडी ऑलरेडी जो उस घर में मौजूद थी, उस लेडी की जो सिगरेट को जलाने के लिए उसने अपने ग्लव्स जो है उतार दिए थे। ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, और उसने
बिना दस्तानों की उस तिजोरी को खोला था। ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स देयर, और जब उसने बिना दस्तानों की उस तिजोरी को खोला तो उसकी जो उंगलियों के निशान थे तिजोरी पर आ गए थे। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय होरास टाम्बी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसने की थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, What was the work of Horace Tamby? Why did he rob a safe every year? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी होरास टाम्बी का काम क्या था और हर साल वो तिजोरी क्यों लूटता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, होरास टाम्बी वॉज ए सक्सेसफुल लॉक स्मिथ, यानी ताले बनाने का काम करता था वो। ही वॉज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, काफ़ी अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था वो, नागरिक था। बट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं था। ही वॉन्टेड टू रीड बुक्स फॉर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने साल में पढ़ने के लिए उसे किताबें चाहिए होती थी। किताबें पढ़ने का शौक रखता था वो, महंगी महंगी किताबें पढ़ने का शौक रखता था। सो ही रॉब्ड वन सेफ एवरी ईयर टू क्वेंच हिज थर्स्ट ऑफ रीडिंग बुक्स, और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए हर साल वो एक तिजोरी लूटता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा, हाउ डिड होरास केम टू नो अबाउट द सेफ ऑफ सोटेवर ग्रेंज, यानी सोटेवर ग्रेंज उस जगह घर पर उसे कैसे पता चला, उस तिजोरी के बारे में कैसे पता चला, कैसे उसने जाना? तो इसका आंसर हम इस तरीके से करेंगे, देयर वाज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन मैगजीन, यानी एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था। दिस डिस्क्लोज दैट द सेफ कंटेंट ज्वेल्स विद 15,000 पाउंड्स, और उस आर्टिकल के जरिए उसे पता चला कि इस सोटेवर ग्रेंज में एक तिजोरी है और उस तिजोरी में 15,000 पाउंड्स की जो है हीरे जवाहरात हैं, यानी कुल मिलाकर आर्टिकल के माध्यम से इस बात का उसे पता चला। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट नॉट डिफिकल्ट फॉर होरास टू ओपन द सेफ, यानी तिजोरी को खोलना होरास के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो क्यों नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा, होरास वाज एन एक्सपीरियंस लॉक ब्रेकर, होरास जो था एक अनुभवी लॉक ब्रेकर था। ही ब्रोक अ सेफ एवरी ईयर, और हर साल उसको तिजोरी तोड़ने का काम था, तो हर साल वो तिजोरी तोड़ा करता था। सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर होरास टू ब्रेक ओपन द सेफ, तो इसलिए होरास के लिए किसी तिजोरी को खोलना तोड़ना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस हॉल थिंक ग्रिफिन टू बी एसेंट्रिक, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से लिया गया है। मिसेस हॉल ऐसा क्यों सोचती है कि ग्रिफिन जो है एक सन की आदमी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिसेस हॉल टुक हिम टू बी एसेंट्रिक एज ही डिड नॉट मिक्स अप विद अदर्स एंड हिज अपीयरेंस, हैबिट्स एंड बिहेवियर वर स्ट्रेंज, यानी मिसेस हॉल ने उसे सन की इसलिए समझा क्योंकि वो दूसरे लोगों से मिलजुल नहीं रहा था, यानी किसी से भी मेलजोल नहीं कर रहा था, और उसका जो अपीयरेंस था, यानी उसकी जो शक्ल व सूरत थी, उसकी हैबिट, उसकी आदतें जो थी, उसका जो व्यवहार था, वो सब कुछ अजीब था। तो ये कुछ देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद ये ग्रिफिन, ये आदमी जो है सन की है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन ने काफ़ी प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों का क्या रिजल्ट रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रिफिन डिस्कवर्ड रेयर ड्रग्स दैट कुड मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, यानी ग्रिफिन ने काफ़ी दुर्लभ जो दवाइयों का निर्माण किया, खोज की, जो इंसान को इनविजिबल कर सकती थी। ही स्वेलोड दोज ड्रग्स, और उसने उन दवाइयों को निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकम इनविजिबल, बिकॉज नहीं है, बिकम है। ठीक है, हिज बॉडी बिकेम इनविजिबल, और उसकी बॉडी जो है इनविजिबल हो गई, अदृश्य हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू एंटर अ बिग लंदन स्टोर, यानी ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में प्रवेश करने का निर्णय क्यों लिया, क्यों निश्चय किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रिफिन डिसाइडेड टू एंटर अ बिग लंदन स्टोर बिकॉज द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। ग्रिफिन ने बिग लंदन स्टोर में जाने का निश्चय किया क्योंकि उस दिन काफ़ी सर्दी थी, मौसम काफ़ी ठंडा था। द विंड वॉज शार्प, हवा काफ़ी तीखी चल रही थी। ही कुड नॉट लिव इन द ओपन विदाउट क्लोज, और बाहर वो खुले में नहीं रह सकता था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो इस कारण वो बाहर खुले में नहीं रह सकता था। अगर वो कपड़े पहनता तो सबको नजर आ जाता, और बिना कपड़ों के रहता तो ठंड सर्दी के अंदर वैसे मर जाता। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो किसी बड़े लंदन स्टोर के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड ग्रिफिन गिव टू मिसेस हॉल फॉर कमिंग टू आइपिंग। अब आइपिंग उस गांव में जाता है ना वो, तो उस गांव में जाने का ग्रिफिन ने क्या कारण बताया, मिसेस हॉल को क्या कारण बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तो इसका आंसर था, ही सेड दैट ही वांटेड टू लिव इन सॉलिट्यूड, उसने कहा कि वो अकेले में रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है। ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, वो नहीं चाहता कि कोई उसके काम में डिस्टर्ब करे, ये कारण उसने मिसेस हॉल को बताया था। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो 12 टाइनी स्पॉट्स होते हैं गोल्ड मोनार्च प्यूपा पे, उनका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर होगा, द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा इज नॉट ऑर्नामेंटल, ये कोई सजावटी नहीं थे, सजावट के लिए नहीं थे वो। दे प्रोड्यूस ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी एक तितली के पूर्ण विकास के लिए वो एक हार्मोन स्रावित करते हैं,
जो कि वो तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है, तो ये काम करते थे, ना कि कोई सजावट के लिए वो थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सिंपली अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट फैक्ट डिड एब्राइट फाइंड अबाउट द स्टार्लिंग बर्ड, यानी स्टार्लिंग बर्ड के बारे में क्या पता लगाया एब्राइट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही फाउंड दैट स्टार्लिंग बर्ड वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी फूड बर्ड फूड। उसने पता लगाया कि जो स्टार्लिंग पक्षी है वो सामान्य पक्षियों का भोजन नहीं करता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड कैट, वो सभी मोनार्च तितलियां खा जाता है जो भी उसे मिलती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डजंट विन एनीथिंग एट साइंस अफेयर, यानी जब साइंस मेले में, विज्ञान मेले में वो कुछ भी नहीं जीतता है तो वो क्या लेसन, क्या सीखता है वहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन एब्राइट डजंट विन एनी प्राइज एट द साइंस फेयर, जब वो साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीतता है, ही लर्न्स दैट एफर्ट्स विल हैव टू बी मेड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट्स, तो वो सीखता है कि उसे कोई वास्तविक प्रयोग करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू विन समथिंग, कुछ जीतने के लिए उसे वास्तव में वास्तविक प्रयोग करने पड़ेंगे। नो प्राइज कैन बी वन बाय ओनली मेकिंग ए नीट डिस्प्ले, साफ सुथरा डिस्प्ले करने से कोई भी प्राइज नहीं जीता जा सकता। अगर वाकई उसे प्राइज जीतना है तो उसे वास्तविक प्रयोग करने होंगे। ठीक है, तो ये बात उसने वहाँ से सीखी। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज शुड बी देयर इन अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सिंपली आप इसका आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर 3 क्वालिटीज शुड बी देयर इन अ साइंटिस्ट, 3 क्वालिटी तो होनी चाहिए एक साइंटिस्ट के अंदर। फर्स्ट रेट माइंड, एक तो उच्च स्तरीय उसका दिमाग होना चाहिए। क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर थिंग्स कंटिन्यूसली, और किसी भी चीज़ों के बारे में पता लगाने की एक जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए उसके अंदर। एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा शक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, वाई इज मैडम लॉइजल ऑलवेज अनहैप्पी, ये नेकलेस वाले चैप्टर से लिया गया। अब मैडम लॉइजल थी वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, सी इज ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज सी वांट्स टू लिव अ लेविश लाइफ ऑफ हाई सोसाइटी बट सी हैज टू लिव अ फ्रजल मिडिल क्लास लाइफ बिकॉज हर हस्बैंड इज अ पैटी क्लर्क, यानी वो हमेशा नाखुश रहती थी क्योंकि वो एक ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी ना, हाई सोसाइटी में वो जीना चाहती थी, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसे बेचारी को एक मितव्ययी जीवन जीना पड़ा क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो बेचारा एक छोटा मोटा क्लर्क था। ठीक है, तो उसकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, इस कारण वो नाखुश रहती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट स्पॉइल्ड द प्लेजर ऑफ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड, यानी किस चीज़ ने, किस बात ने मैटिल्डा और उसके हस्बैंड की खुशी को बिगाड़ दिया, खुशी को ख़त्म कर दिया। तो उसका आंसर हो जाएगा, when Matilda and her husband came to know that the borrowed necklace was not around her neck, जब मैटिल्डा को उसके पति को पता चला कि जो उधार लेकर आए थे जो हार, वो हार अब उनके पास नहीं, यानी मैटिल्डा के गले में जो हार था वो हार कहीं खो गया है। दिस इंसिडेंट स्पॉइल्ड द प्लेजर ऑफ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड, इस घटना ने उनकी खुशी को एक तरह से ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा हमारा, 36 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, व्हाई डिड मैटिल्डा सीम टू बी सैड एज द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, यानी जिस दिन वो प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था, तो उस दिन वो काफ़ी दुखी क्यों थी, क्यों नजर आ रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैटिल्डा वॉज शेयर दैट she didn't have a jewel with which she could adorn herself, वो दुखी इसलिए थी क्योंकि उसके पास पहनने को कुछ भी नहीं था, कोई हार वगैरह उस पर था नहीं ताकि वो अपने आप को सजा सके। she would look poor in the party, और वो सोच रही थी कि अगर वो ऐसे ही जाएगी तो पार्टी में काफ़ी वो गरीब नजर आएगी, और ये बात सोचकर वो काफ़ी दुखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, why had Loisel saved 400 francs, जो यानी मैटिल्डा का जो हस्बैंड था मिस्टर लॉइजल, वो उसने क्यों बचाए थे 400 फ्रैंक्स क्यों बचाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, लॉइजल सेव देम इन ऑर्डर टू बाई ए गन, यानी वो एक गन खरीदना चाहता था। ही वांटेड टू ज्वाइन हंटिंग पार्टी, और वो एक हंटिंग पार्टी ज्वाइन करना चाहता था। ही वांटेड टू गो ऑन शूटिंग ऑफ लार्क्स, और लार्क चिड़िया के शिकार पर वो जाना चाहता था, यानी इसलिए उसने वो गन खरीदी थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वॉट मेड रामलाल वेरी हैप्पी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, यानी जब होली की शादी हो रही थी तो उस अवसर पर रामलाल, किस बात ने रामलाल को इतना खुश कर दिया था, बहुत खुश क्यों कर दिया था। तो इसका आंसर सिंपली आप लिखेंगे, व्हेन रामलाल शो बिसम्बर ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स, जब रामलाल ने देखा कि डेकोरेट जो बिसम्बर जो है, जो उसकी घर बिसम्बर जो है वो एक सजे हुए घोड़े पे आ रहा है। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी द पॉम्प एंड स्प्लेंडर, तो उसने तड़क भड़क देखकर इस धूम धड़ाके को देखकर वो काफ़ी खुश होता है, यानी वो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बेटी भोली की शादी इस तरीके से धूमधाम से की जाएगी। ही नेवर एक्सपेक्टेड भोली टू हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, यानी उसने कभी अपने जीवन में कभी ऐसी एक्सपेक्ट की नहीं थी, कभी ऐसी आशा नहीं की थी कि भोली की शादी इतनी शानदार धूमधाम से होगी, और ये नज़ारा देखकर वो काफ़ी खुश होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये रहा, व्हाट वाज द इंप्रेशन ऑफ सुलेखाज टीचर ऑन हर पर्सनैलिटी, यानी सुलेखा की टीचर का उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुलेखाज टीचर्स टर्न सिंपल सुलेखा इनटू अ बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल हु कुड टेक हर
ऑन डिसीजंस। यानी सुलेखा के टीचर का उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि अब जो सुलेखा यानी भोली जो थी अब साहसी बन गई थी, आत्मविश्वासी बन गई थी, आत्मसम्मान एक ऐसी महिला बन गई थी जिसका अपना खुद का आत्मसम्मान होता है, जो अपने खुद के निर्णय खुद ले सके। यानी इतनी क्वालिटी उसमें, इतनी जो है कैपेसिटी, क्षमताएं जो है उसमें विकसित हो गई थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों थे? तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, रामलाल हैज 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली आर गुड लुकिंग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़कर सभी एकदम तंदुरुस्त थे, सुंदर दिखने वाले थे सभी। हैंस इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड सुटेबल गुड मैचेस फॉर देम, इसलिए उनके लिए उनका शादी करना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल नहीं था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत, भोली हैज़ नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। उसके विपरीत भोली जो थी वो ना तो दिखने में इतनी सुंदर थी, ना ही वो इतनी बुद्धिमान थी। सो हर फादर इज़ वरीड अबाउट हर, इसलिए उसकी शादी को लेकर, उसकी शादी की चिंता को लेकर उसके पिताजी जो है हमेशा उसके बारे में चिंतित रहते थे। तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ये रहा, वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट डिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल? यानी भोली के माता पिता ने दिसंबर की शादी का प्रस्ताव क्यों एक्सेप्ट किया? दिसंबर ने जब शादी का प्रस्ताव भेजा तो इसे क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया? तो इसका आंसर होगा, भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज ही इज अ वेल्दी ग्रोसर। क्योंकि दिसंबर जो था एक काफ़ी धनी पंसारी था, ही डजंट डिमांड डाउरी, और उसने दहेज की भी कोई डिमांड नहीं की थी। दे फियर दैट बीइंग अगली एंड विटलेस नो वन एल्स विल मैरी हर, और उन्हें डर था, यानी भोली के माता पिता को डर था कि उनकी जो बेटी है वो काफ़ी भद्दी है, उसमें इतनी अकल भी नहीं है, नीति बुद्धिमान भी नहीं है, तो कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। तो ये अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पेविसनेस विद नूडल्स? यानी नूडल से अपनी नाराजगी क्यों व्यक्त करता है? थिंक टैंक जो है ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ उस चैप्टर से लिया गया है, और इसमें जो थिंक टैंक है वो नूडल से अपनी नाराजगी क्यों व्यक्त करता है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंक टैंक एक्सप्रेसेस हिज पेविसनेस विद नूडल्स बिकॉज ही डिड नॉट सैल्यूट हिम इन अ प्रॉपर मैनर एज ही वाज सपोज्ड टू डू। यानी थिंक टैंक अपनी नाराजगी नूडल से इसलिए व्यक्त करता है क्योंकि नूडल ने उसे एक प्रॉपर मैनर में सल्यूट नहीं किया था, उसका अभिवादन जो है एक प्रॉपर मैनर में नहीं किया था जैसा कि वो चाहता था। ही आस्क्ड नूडल टू गो ओवर द होल थिंग अगेन, और उसने वो नूडल से कहता है कि पूरी प्रक्रिया दोबारा से की जाए, दोबारा से मेरा अभिवादन किया जाए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ? थिंक टैंक जो है पृथ्वी के बारे में किस तरीके से व्याख्या करता है, किस तरीके से पृथ्वी को डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ एज अ रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट एंड डर्टी पूल ऑफ मड। यानी थिंक टैंक जो है पृथ्वी को एक काफ़ी छोटा ग्रह मानता है, उसे एक डर्टी पूल ऑफ मड, कीचड़ का एक छोटा सा तालाब, डर्टी पूल मानता है वो, अकॉर्डिंग टू हिम। और उसके अनुसार द अर्थ इज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस वेयर द अर्थलिंग बिकॉज द अर्थलिंग्स आर अगली विद द टाइनी हेड। और पृथ्वी को काफ़ी तुच्छ जगह वो मानता है क्योंकि पृथ्वीवासी जो है उनके छोटे छोटे सर हैं, ऐसा उसका कहना है, और काफ़ी वो भद्दे हैं। ठीक है, तो ये बात वो ऐसा इस तरीके से पृथ्वीवासियों के बारे में वो मानता है। तो सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली? यानी आखिरकार वो सैंडविच खाता कौन है? तो इसका आंसर सिंपली आपको लिखना है, सार्जेंट ऊप फाइनली ईट सैंडविच। यानी सार्जेंट ऊप जो है वही उस सैंडविच को खाता है। ही बाइट्स डाउन अ कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पेंटोमाइम्स च्यूइंग एंड स्वेलिंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेस। वो किताब का एक कॉर्नर अपने मुंह में लेता है, उसे चबाता है, निगलता है, और अलग एक अजीब सा मुंह बनाते हुए उसे वो खाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज थिंक टैंक टू बी सैल्यूटेड? थिंक टैंक जो है वो किस तरीके से अभिवादन, थिंक टैंक कैसे चाहता था कि उसका अभिवादन किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा, थिंक टैंक विशेस टू बी सैल्यूटेड विद अ लाउड अनाउंसमेंट एंड बो विद दीज वर्ड्स। थिंक टैंक चाहता था कि एक बड़ी जोरदार आवाज में झुककर उसका अभिवादन किया जाए, और किस तरीके से किया जाए? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, क्या कहा जाए उसके अभिवादन में कि हे महान और माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, 2 चंद्रमा और मंगल ग्रह के शासक, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान ताकतवर क्रिएचर। इस तरीके से ये लाइनें उसके अभिवादन में बोली जाए, उसके सम्मान में बोली जाए, और इस तरीके से उसका जो है अभिवादन किया जाए। तो ये थे 36 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन मैंने आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ये 36 क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 18 आएगा वो इनसे बाहर नहीं आने वाला है, ईजिली आप 4 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो रिकमेंड सजेस्ट ये करूँगा आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep listening, and keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.